अभी डाउनलोड करें नीलेश क्लासेज ऐप और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हे गाइज, कैसे हो आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 4। जी हाँ गाइज, जो आप लोग का चैप्टर 4 है केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बलगतिकी, उसका हम लेक्चर नंबर 2 इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने लेक्चर 1 डिस्कस कर लिया है, तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए ये जो लेक्चर नंबर 2 है इसको हम डिस्कस करते हैं। और गाइस, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा हुआ वेग व्यंजक तथा वेग नियम। ठीक है, और उसके बाद हम वेग स्थिरांक की इकाइयां पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप आगे चलकर लाइक प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो उसमें उस फार्मूले का काफ़ी यूज होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए वेग व्यंजक क्या होता है। ठीक है, इस पे हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। वेग व्यंजक को हम देखिए कई और नामों से जानते हैं। वेग व्यंजक को हम वेग नियम भी कहते हैं, ठीक है, या फिर वेग समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वेग व्यंजक क्या होता है। तो देखिए अभिक्रिया वेग का अभिकारकों की सांद्रता के पदों में जो निरूपण होता है वही वेग व्यंजक अथवा वेग नियम होता है। ठीक है, इसको हम वेग समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि वेग व्यंजक क्या होता है। ठीक है, देखिए अभिकारक, ठीक है, अभिक्रिया, सॉरी अभिकारक बोलती, अभिक्रिया, ठीक है, वेग का, अभिक्रिया वेग का अभिकारकों, ठीक है, अभिकारकों की सांद्रताओं, ठीक है, सांद्रताओं के पदों में निरूपण, ठीक है, पदों में निरूपण वेग व्यंजक अथवा वेग नियम कहलाता है। वेग नियम कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? आप इस डिफिनेशन को याद कर सकते हैं। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क या कभी कभी दो मार्क में भी पूछ सकता है कि वेग व्यंजक अथवा वेग नियम क्या होता है। अब देखिए ये चीज़ें लिखने से आपके समझ में नहीं आ रही होगी कि अभिक्रिया वेग का अभिकारकों की सांद्रताओं के पदों में जो निरूपण होता है वही क्या होता है, वेग व्यंजक होता है अथवा वेग नियम होता है। ये लिखने से आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक सामान्य अभिक्रिया लेता हूँ। ठीक है, सामान्य अभिक्रिया क्या है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये हम लोग के अभिकारक हैं। ठीक है, और ये मिलकर, ठीक है, अभिकारक नहीं है, अभी इनको मैं डिफाइन करूंगा। मान लीजिए ये दोनों चीज़ें मिलकर हम लोग ये उत्पाद बना रहे हैं। उत्पाद में हम लोग के क्या बन रहा है, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक है, और यहाँ पे समझिए कि जो आप लोग का ये कैपिटल ए और जो कैपिटल बी है, ठीक है, यह अभिकारक को, रिएक्टेंट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और जो ये कैपिटल सी और कैपिटल डी है, यानी कैपिटल सी, ठीक है, और जो कैपिटल आपका डी है, ये आप लोग का प्रोडक्ट यानी उत्पाद को प्रदर्शित करता है। और आगे जो ये ए बी सी डी ये छोटे छोटे लगे हैं, ए बी सी डी, ये आप लोग के प्रदर्शित करते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक के, रस समीकरण मितीय गुणांक के को। क्लियर है आपको यहाँ ये चीज़ है? अब देखिए थोड़ा आप ध्यान दीजिए, अगर इस समीकरण के लिए, ठीक है, इस समीकरण के लिए हम वेग निकाले कि वेग क्या होगा, तो इस समीकरण के लिए जो वेग होगा वह अनुक्रमानुपाती होगा। ये जो अभिकारक हैं, ठीक है, इनकी सांद्रताओं के, यही हमने अभी डिफिनीशन में देखा ना कि अभिक्रिया वेग का अभिकारकों की सांद्रताओं के पदों में जो निरूपण होता है वही वेग व्यंजक अथवा वेग नियम कहलाता है। ठीक है, तो जो वेग होगा इन अभिकारकों की सांद्रताओं के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये होगा कैपिटल ए, ठीक है, इंटू कैपिटल बी के अनुक्रमानुपाती, और ये घात में एक्स वाई आ जाता है। अभी एक्स वाई कहाँ से आता है, यह प्रयोगों द्वारा आता है। और जो यह एक्स वाई है ये इनके ये जो रस समीकरण मितीय गुणांक हैं इनके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है आपको? अब देखिए अगर हम वेग बराबर सीधे सीधे लिखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ ये अनुक्रमानुपाती जो नियतांक है इसको हटाते हैं, यानी वेग बराबर हम करते हैं, वेग बराबर, तो हम लोग का एक स्थिरांक आ जाता है k, ठीक है, और ये आप लोग का a घाते x है तो a घाते x इंटू ये b घाते y है तो b घाते y उसी तरह जाता है। और इसी को हम बोलते हैं, जो ये आपका है इसी को हम क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। क्लियर है?
इसी को हम क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। और देखिए ये जो आप लोग की ये पूरी ये जो समीकरण है, ठीक है, ये जो आप लोग की ये पूरी समीकरण है, इसी को हम बोलते हैं वेग समीकरण, या इस पूरे को हम वेग नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये वेग समीकरण का यही फार्मूला है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। क्लियर है आपको सारी चीज़ें यहाँ तक। अब देखिए हम चूँकि थोड़ी अभिक्रिया की कोटि पे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इस वेग नियम में हम अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं इस टॉपिक को लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ें लिख लेता हूँ, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जो वेग नियम में, ठीक है, ये हम लोग का इस अभिकारक के घात है x और y, इनका जो योग होता है, ठीक है, उसी को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मान लेता हूँ अभिक्रिया की कोटि इनका योग n है। क्लियर है आपको? तो आप लोग लिखोगे, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो आप लिखोगे कि वेग व्यंजक में अभिकारकों की, ठीक है, अभिकारकों की घात, और क्वेश्चन में x y भी कर सकते हो, अभिकारकों की जो घात होती है उसी के योग को, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। क्लियर है? अभिक्रिया की कोटि आपके आई होप एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अब हम आगे चलते हैं, आगे कुछ चीज़ें समझते हैं। देखिए मैं यहाँ एक स्टार पॉइंट लगाता हूं, और ये काफ़ी चीज़, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को मैं लिखता हूँ। देखिए जो ये आप एक पिछले लेक्चर में आपने एक फार्मूला देखा होगा, ठीक है, ताक्षणिक वेग का अभिकारक के लिए तो ताक्षणिक वेग का फार्मूला होता है। मैं लिख लेता हूँ, ताक्षणिक नहीं लिखता हूँ तो लिखकर 0 लिख देता हूँ। ठीक है, सीधे वेग ही लिखता हूँ। ठीक है, हमने ताक्षणिक वेग का एक फार्मूला देखा था। ठीक है, हम लोग का फार्मूला क्या था, -dr/dt, यही फार्मूला था। किसके लिए? अभिकारक के लिए हमने यह फार्मूला देखा था। इस फार्मूले को हम क्या करते हैं, इसको, ठीक है, समीकरण 1, ये जो हम लोग की समीकरण 1 है, इसमें रख देते हैं, रखने पर, ठीक है, वेग बराबर -dr/dt को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस समीकरण 1 में रख देते हैं। तो वेग के जगह, ये जो वेग है इसके जगह हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि वेग इधर भी है, वेग के बराबर ये है, तो वेग के जगह हम ये लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ। तो इस वेग के जगह हम लोग का ये हो जाएगा, यानी -dr/ हम लोग का dt हो जाएगा। ठीक है, और बराबर ये हम लोग का k इंटू a घाते x है, तो a घाते x उसी तरह रहने देता हूँ। ठीक है, इंटू ये b घाते y है, तो b घाते y रहने देता हूँ। अब देखिए थोड़ा आप ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ एक मिनट मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस x को, ठीक है, x और y को n ले लेता हूँ, क्योंकि ये क्या है, अभिक्रिया की कोटि है n। ठीक है, तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, अभिक्रिया की कोटि n के बराबर होगा। और ये जो a और b है ये अभिकारक है, तो अभिकारक, पूरे अभिकारकों का योग मैं मान लेता हूँ कि r है। ठीक है, तब क्या होगा कि तब होगा ये जो -dr/dt है, -dr/ जो dt है, यह बराबर हो जाएगा किसके, ये k है तो k, और a और b के जगह पे हम r लिख लेंगे। पूरा ये रिक्टेन को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसके जगह पर r और घात में ये n लिख लेंगे। n क्या है, जो मतलब a और b के घातों का जो योग है वही n है। क्लियर है? तो यह आप लोग का एक फार्मूला बनकर आ जाता है। आप लोग इस फार्मूले को याद रखिएगा, -dr/dt = k r घाते n। क्लियर है आपको? अब देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अवकलित वेग समीकरण। आप अपनी बुक में देखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं अवकलित वेग। ठीक है, अवकलित वेग समीकरण, इसको हम अवकलित वेग समीकरण कहते हैं। क्लियर है आपको ये चीज़? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आगे इसका काफ़ी यूज होगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हमने पढ़ा अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। ठीक है, उसके बाद जो अभिक्रिया वेग होता है, ठीक है, यानी वेग नियम और वेग व्यंजक जो होता है उसका डिफिनीसन देखा हमने। ऊपर हमने जो वेग व्यंजक होता है, ठीक है, उसका एक हमने फार्मूला देखा कि वेग बराबर k इंटू a घाते x इंटू b घाते y। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा वेग स्थिरांक की इकाई पे पढ़ लेते हैं, वेग स्थिरांक की इकाइयों के बारे में, क्योंकि इसकी आगे काफ़ी काम आने वाली। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक यानी किस चीज़ की बात की जा रही है, k की बात की जा रही है। ठीक है, वेग स्थिरांक की इकाई। ठीक
ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी मान लीजिए मैं एक सामान्य एक अभिक्रिया लेता हूँ या एक सामान्य समीकरण लेता हूँ। ठीक है, अभिक्रिया ही इसे बोलेंगे। मान लीजिए एक सामान्य अभिक्रिया है, सॉरी, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये चीज़ें मिलकर हम लोग के मान लीजिए स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी बना रही हैं। ठीक है, तो अगर इस समीकरण के लिए अगर हम वेग निकालें कि वेग बराबर क्या होगा, ठीक है, तो वेग बराबर होगा हम लोग का k इंटू ए घाते x इंटू बी घाते y। ये होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी हमने ये ऊपर देखा कि यह किस तरह ये चीज़ आई। ठीक है, ये होगा इस मान लीजिए इस समीकरण के लिए वेग बराबर। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, ठीक है, इस वेग के जगह यह जो वेग है, इस वेग के जगह हम अवकलित वेग समीकरण हम रख लेते हैं, क्योंकि हम लोग का यहाँ भी वेग बराबर क्या हो जाए, देखिए यहाँ हम लोग का क्या होता है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए आप, चलिए छोड़िए, वेग के जगह इसको नहीं रखते, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो सब चीज़ें आगे की चीज़ें हैं, इसको मैं यहाँ हम वेग स्थिरांक की इकाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक को मैं ध्यान नहीं दिया, हम लोग वेग स्थिरांक की इकाई पढ़ रहे हैं, इस पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए वेग, ये वेग बराबर k इंटू ए घाते x इंटू बी घाते y हो गया। इस एक मान लीजिए सामान्य समीकरण है इसके लिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हम वेग स्थिरांक यानी k की इकाई देख रहे हैं। ठीक है, तो हम k बराबर कर लेते हैं। अगर हम यहाँ k बराबर निकालें, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर मैं k बराबर निकालता हूँ, ठीक है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हम लोग का हो जाएगा वेग बट्टा में, ठीक है, ए घाते x, सॉरी इसको नहीं, ए घाते x यहाँ इंटू बी घाते y। ये कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हम लोग का k बराबर अगर हम निकाले तो ये इधर आएगा, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा है। ठीक है, और यहाँ पे आकर बट्टा हो जाएगा, और पूरा हम एक बार बदल देंगे, इधर वाला k उधर और इधर वाला हम लोग इधर ला देंगे, तो कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा हम वेग इसकी हम इकाइयाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए k बराबर आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग का k बराबर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ वेग है। ठीक है, तो वेग को हम सांद्रता बटा समय लिख सकते हैं, सांद्रता, इसकी इकाई लिख सकते हैं वेग की सांद्रता बटा समय, बटा यानी वही प्रति, तो बटा इसी तरह प्रति भी मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, और ये होल बटा में है। अब देखिए होल बटा में, अब देखिए ये थोड़ा हम लोग देखिए a इंटू बी है, ठीक है, और घात x y है, तो और a और b को पूरा मैं r लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अभिकारक को प्रदर्शित कर रहा है, और x और प्लस y इन दोनों का योग जो होता है अभिक्रिया की कोटि n के बराबर होता है, तो घात में मैं n लिख लेता हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, अब देखिए आगे क्या होगा, आगे आप ध्यान दीजिए थोड़ा। ठीक है, देखिए यहाँ k बराबर, अब देखिए ये सांद्रता बटा समय है, यानी इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ, सांद्रता प्रति यानी वही बटा समय। ठीक है, अब देखिए ये r है यानी अभिकारक है और घाते n है, तो अभिकारक की मैं बता दूं, ठीक है, जो अभिकारक यानी हम अभिकारक का एक तरह से इकाई हम सांद्रता में लेते हैं, तो इसका अभिकारक की जगह मैं सांद्रता लिख देता हूँ। ठीक है, और घात में n है तो घात में मैं n रख देता हूँ। ठीक है, मैं रख देता हूँ। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। आगे देखिए आप ध्यान दीजिए, k इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं दूसरी कलर ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए अब k इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूँकि सांद्रता का भी एक मात्रक होता है। ठीक है, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, हम लोग जानते हैं सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, यानी मोल प्रति लीटर, यानी इसको हम मोल इंटू लीटर घाते -1 लिख सकते हैं। यहाँ मैंने कैसे लिखा आप ध्यान दीजिए, अगर मोल प्रति लीटर, प्रति यानी बट्टा, मोल बट्टा लीटर है, इस लीटर को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मोल इंटू लीटर घाते -1। क्लियर है, अगर यहीं पे स्क्वायर होता तो ऊपर जाकर ये घाते 2 हो जाता। क्लियर है आपको, तो वही मैंने लिख लिया, मोल प्रति लीटर को मोल इंटू लीटर इनवर्स। क्लियर है, और ये बटा प्रति, प्रति यानी वही बटा समय है, तो बटा ये समय को लिख लेता हूँ, s सेकेंड इसका मात्रक। ठीक है, और होल बटा में, होल बटा में ये सांद्रता घाते n है, तो वही सांद्रता का मात्रक हम लोग का क्या हो जाएगा, मोल लीटर। ठीक है, मोल इंटू लीटर इनवर्स। ठीक है, और घात में हम लोग का यहाँ क्या है, घात में इसके n है, तो यह घात में मैं n रख लेता हूँ। क्लियर है आपको। अब देखिए चूँकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग का मेन बट्टा क्या है, मेन बट्टा हम लोग का ये है, तो इसका हम ये अंश है, इसका हर मैं 1 मान सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का अब किया जाए, कैसे लिखाएगा, देखिए ये मोल इंटू लीटर इनवर्स। ठीक है, बट्टा में ये सेकेंड है, तो सेकेंड में रख लेता हूँ, इंटू या सीधे मैं गुणा का चिन्ह दे देता हूँ। ये देखिए ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये गुणा होकर पलट जाएगा, यानी 1 बटा ये क्या हो जाएगा, मोल
इंटू लीटर इनवर्स घाते n। क्लियर है? आई होप ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आप यही वेग स्थिरांक की इकाई है, ये आ जाती है हम लोग को, आपको इसी को याद रखना है। ये वेग स्थिरांक की इकाई है। आगे हम देखेंगे, आगे हम लोग को पूछेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या होगी या उसका मात्रक क्या होगा। तो इसी फार्मूले के अनुसार आगे हम सारी चीज़ें निकालेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, जो वेग स्थिरांक के की इकाई होती है वो मोल लीटर इनवर्स बटा सेकेंड इंटू या गुणे 1 बटा मोल इंटू लीटर इनवर्स घाते n होती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। साफ साफ एक बार मैं और इसको लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। देखिए ये क्या है, k इक्वल टू ये है मोल इंटू लीटर इनवर्स बटा में ये है आपका सेकेंड इंटू ये है 1 बटा में मोल लीटर इनवर्स होल घाते में n। ठीक है, जहाँ n क्या है आपकी अभिक्रिया की कोटि है। क्लियर है आपको? ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, आगे की वीडियो में ये फार्मूला काम आएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पढ़ी। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से, अगर आप नोट्स लिए हैं तो उस नोट्स में से इस चीज़ को अच्छे से दोहराइएगा, पढ़िएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। आप अपनी बुक से पढ़िएगा। ये आप सोच रहे हैं कि ये केवल इतनी चीज़ें आपने इस वीडियो में पढ़ाया, लेकिन आप थोड़ा बुक उठाइएगा, पढ़िएगा। ठीक है, इन सारे फार्मूले को याद कीजिएगा, देखिएगा आप बार बार भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करने में कम से कम इसको 2 घंटा लग जाएगा। ठीक है, 1 से 2 घंटा आराम से लग जाएगा। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा। आगे हम और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो रहने देता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस थैंक यू।